नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, क्या आप सीजीपीएससी प्री 2025 के लिए तैयार हैं? आइए चेक करते हैं। ये बात तय है कि पिछले साल जो हुआ सो हुआ, सरकार बदली थी और आनन फानन में वैसा पेपर आ गया था। लेकिन ये भी तय है कि इससे पहले जो पेपर हो रहे थे उसी तरह के एग्जाम होंगे। और छत्तीसगढ़ सामान्यतः सभी पढ़ते हैं। कंपटीशन छत्तीसगढ़ से नहीं, कंपटीशन पैदा होता है जीएस सेक्शन से, और जीएस सेक्शन में भी विस्तृत तैयारी चाहिए और खासकर उन कंसेप्चुअल सब्जेक्ट की। तो चलिए आइए देखते हैं कि आप पीएससी के लिए तैयार हैं। आइए, ये प्रश्न आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी टू अटेन द स्टेट्स ऑफ अ नेशनल पार्टी इन इंडिया? हिंदी में, इनमें से कौन सी दशा भारत में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है? तो आपके सामने ये दिए गए विकल्प दिए हुए हैं। दल को कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ये एक फैक्टर हो गया। दल को लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीतनी चाहिए। वही राज्य स्तरीय दल जो लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीते, ये क्राइटेरिया है कि उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। दल को लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में वैध मतों का, ध्यान रखिएगा, वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करना चाहिए। दल जो लोकसभा चुनाव में तीन कुल सीटों का 2% सीट 3 राज्यों से जीते, 2% सीट 2 राज्यों से जीते। तो आप इसमें देखेंगे कि कुल सीटों का 2% 3 राज्यों से जीते, ये नहीं होगा। चुनाव में कुल सीटों का, जितनी सीटों पर लोकसभा में चुनाव हो रहे हैं उसका कम से कम 2% सीट वो 3 अलग अलग राज्यों से जीते। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये चारों विकल्प सही हैं और इसका आंसर होगा सभी। तो ये आप इंग्लिश में देख लीजिए। यहाँ पर द पार्टी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट लेवल पार्टी इन एटलीस्ट 4 the party which wins 2% of total seats in Lok Sabha elections from different 3 states. ये आपने देख लिया। Next, consider the creation and abolition of legislative council in any state and choose the correct statement. Its provision is in Article 169 of the, इसका प्रावधान संविधान अनुच्छेद 169 में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। संबंधित संकल्प संबंधित राज्य के विधानसभा में सदन में उपस्थित सदस्यों में से 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। विधानसभा की बात कर रहा है। संबंधित संकल्प जिस राज्य के विषय में, पहले इसको चेक कर लेते हैं फिर मैं आता हूं, आपको अपने तरीके से समझाता हूं इसको। ये भी सही है। संबंधित संकल्प संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और संबंधित संकल्प संबंधित राज्य के विधानसभा में सदन में उपस्थित सदस्यों में मतदान के 2/3 बहुमत तथा पूर्ण बहुमत। अब देखिएगा, उपस्थित सदस्यों में से केवल ये अधूरा है, तो ये हो गया कट, जबकि ये सही है। इस प्रकार से उत्तर होगा इसका 1, 3, 4 विकल्प में है। 1, 3, 4 बिल्कुल विकल्प में है। चलिए इसको समझते हैं। इसको कुछ इस तरह से आपको समझना होगा। देखिए, ये रहा हमारा संसद, संसद के 2 सदन, ये पूरा भारत है। एक राज्य चलिए जिसको विधान परिषद का निर्माण करना है, विधान परिषद तो है नहीं, फिर निर्माण करना है, ये हो गया। और एक हो गए आपके गवर्नर, यहाँ हो गए राष्ट्रपति। इसको समझिए, ये हो गया आपका संसद, संसद के 2 सदन, ये है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, ये है आपका राज्य, वो राज्य विधानमंडल जो विधान परिषद का गठन करना चाहता है। देखिए क्या होगी पूरी प्रक्रिया, विधानमंडल का गठन करना चाहता है। अब ये रहा विधानसभा, राज्य में विधानसभा है और वो चाहते हैं इसका क्रिएशन, ये चाहते हैं विधान परिषद। तो देखिए प्रोसेस कैसे शुरू होगा। सबसे पहले ये राज्य जो चाहता है कि उसके राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो, एक संकल्प लाएगा। कहाँ लाएगा? अपने राज्य में लाएगा। अपने राज्य में लाएगा, विधानसभा में प्रस्तुत करेगा। और विधानसभा में ये किस प्रकार के बहुमत से पारित होना चाहिए? देखिए, विधानसभा में इसे विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, जो जिसे हम एबी कहते हैं। एबी मतलब एक तो सदन में उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत, और मतदान का 2/3 बहुमत, एक ये होगा। और जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं पूर्ण बहुमत, वास्तव में वो है सदन की कुल सीटों का, कि कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक का बहुमत। ऐसा मतदान होने पर ऐसा रिजल्ट हमें प्राप्त होना चाहिए कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ की मान लेते हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ विधान परिषद का निर्माण करना चाहती है। तो देखिए, सदन में उपस्थित और मतदान का, मान लीजिए कि मतदान हुआ इसका और 60% ने इस संकल्प के पक्ष मतदान किया और 30 ने इस संकल्प के विपक्ष मतदान किया। चेक करते हैं, चलिए ये रिजल्ट आ गया। सदन में उपस्थित मतलब सभी उपस्थित थे, सदन में उपस्थित से मतलब नहीं, मतदान का 2/3 बहुमत। कितने लोगों ने मतदान किया? 90। तो क्या ये 60 2/3 है? बिल्कुल है। 60 जो है ये 2/3 है 90 का, तो बिल्कुल हो गया। पूर्ण बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या 50% से, ये कुल सीटें 90 हैं, क्या इसके 50% से ज्यादा है? 46 है? नहीं, तो ये फिर ये विफल हो गया।
माफ़ कीजिएगा, लाइट गोल हो गया था, तो मैं फिर से आ रहा हूँ। देखिए, जब इस तरह की स्थिति है, ये मान लीजिए बड़ा गोला संसद है, ये लोकसभा राज्यसभा और ये किसी राज्य की विधानमंडल। मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में, हम एक उदाहरण ले लेते हैं, वैसे इसकी जनसंख्या बहुत कम है कि यहाँ विधान परिषद हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में विधान परिषद सरकार बनाना चाहती और साएँ जो है सरकार बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, ये एक संकल्प लेके आएंगे, एक संकल्प बनाएंगे। जो राज्य चाहती है अपने राज्य में विधान परिषद बनाना, इस संकल्प का उद्देश्य होगा कि राज्य में विधान परिषद का गठन, और यदि मान लीजिए समाप्ति भी करना चाहते हैं तो प्रक्रिया यही होगी। ये संकल्प, विधान परिषद तो है नहीं, तो ये संकल्प जो है विधानसभा में लाया जाएगा, सरकार विधानसभा में लाएगी। और मान लेते हैं इसकी हमारी सीट, मान लेते हैं क्या, हमें पता है 90 है, तो किस प्रकार के बहुमत से ये पारित होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के विधानमंडल में, मतलब विधानसभा में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और ये विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, ये इसके दो होते हैं, एक ए और एक बी। ए, सदन में उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत, एक ये, और एक जिसे हम पूर्ण बहुमत कह देते हैं, टोटल मेजॉरिटी, वह है सदन की कुल सदस्य संख्या का, सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ये है मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये अब ये कैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए कि 90 लोगों ने, पूरे 90 विधायकों ने, एमएलएज ने वोट किया और रिजल्ट आया हमारा 60-30, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि 5 एब्सेंट थे, 5 में उस दिन एब्सेंट थे जिस दिन वोट करना था, और ये रिजल्ट आ गया 60-25, 60 ने फेवर में वोट किया, पक्ष में, और 25 ने। अब चेक करते हैं, चलिए दोनों कंडीशन में फिट बैठता है क्या। सदन में उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत, सदन में उपस्थित, ये सिर्फ आपके साथ खेलने के लिए है, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। मतदान का 2/3 बहुमत, कितने लोगों ने मतदान किया, 85, क्या 60-85 का 2/3 है, बिल्कुल है, तो ये तो पास हो गया। लेकिन इस तरह की बहुमत की जब जरूरत होती है तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब दूसरे को चेक करते हैं, सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक का बहुमत, कुल सदस्य संख्या कितनी है, 90, क्या 50% से ज्यादा है ये, सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक, कुल जो है 90, क्या ज्यादा है 60, बिल्कुल है, तो दोनों कंडीशन फुल होगी। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये मामला आगे बढ़ेगा। अब ये केंद्र को भेज दिया जाएगा, अब ये केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। नाउ द बॉल इज इन द सेंटर्स कोर्ट, मतलब केंद्र सरकार जब चाहेगी, अब पूरा जो कंट्रोल है, जरूरी नहीं है कि किसी राज्य ने अपने राज्य में विधान परिषद के निर्माण का या समाप्ति का संकल्प यदि इस बहुमत से पारित कर दिया है तो केंद्र सरकार को बनाना ही पड़ेगा, अब उनकी मर्जी। अब वो चाहें तो प्रोसेस आगे बढ़ाए वरना ना बढ़ाए, लेकिन चलिए सरकार ने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया और वो चाहते हैं कि भैया इस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर दिया जाए, तो क्या करेंगे, ये इसी संकल्प को दोनों सदनों में कहीं भी लाया जा सकता है। पहले इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए उन लोगों ने यहाँ प्रस्तुत कर दिया, तो यहाँ भी हमें कौन सा चाहिए, यहाँ चाहिए हमें सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। क्या चाहिए हमें, संसद के दोनों सदनों में से पारित होने के लिए कौन सी बहुमत की आवश्यकता होगी, साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। और साधारण बहुमत को कैसे डिफाइन करते हैं आप, सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक, और मतदान का 50% से अधिक का बहुमत, 50% से अधिक का बहुमत चाहिए। ये होता है हमारा मतलब इट इज द मेजॉरिटी ऑफ 50 मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये कुल सीट है, ये टोटल स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, जितने लोग मतदान करेंगे उसका 50% से अधिक से दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। अगर दोनों सदनों में पारित हो गया तो फिर राज्य में जो है राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। इट इज प्रोविजन इन द आर्टिकल 169 ऑफ द कॉम, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। द रेजोल्यूशन कंसर्न शुड बी पास्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ, याद रखें लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की बात कर रहा है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस, नहीं ये तो अधूरा है, कट कर दीजिए। द कंसर्न रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हाँ संसद में बिल्कुल सही है। अब ये देखिए ये पूरा है, द कंसर्न रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग प्रेजेंट, majority of the voting present voting 2/3 majority of the members present and voting of the members present and voting and absolute majority among the members present in the house, absolute majority among the members present in the house। तो आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट में, देखिए मैं चेक करता हूं हिंदी में क्या है, ये सदस्यों में मतदान का तो पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल ये सही है।
चलिए, तो आंसर हो गया इसका 134। आगे चलिए, What is true regarding the constitutional amendment bill under article 368? अब एक संविधान संशोधन बिल 368 के तहत आएगा, तो उसके बारे में क्या सही है हिंदी में देख लेते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के लोग इसको ऑब्जर्व कर लें ना। या केवल शासकीय विधेयक ही हो सकता है, गलत। इसे प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं। प्राइवेट मेंबर मतलब निजी सदस्य, मतलब संसद के वो सदस्य जो मंत्री नहीं है, केवल सांसद हैं, वो भी ला सकते हैं। या राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही। इट नीड्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट टू बी इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। या संसद के किसी भी सदन में प्रख्यापित, बिल्कुल। या चाहे तो आप पहले सबसे पहले लोकसभा में ले जाएं, चाहे तो आप राज्यसभा में ले जाएं, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदन में पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है? नहीं, ये अस्वीकृत नहीं कर सकते। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में संविधान में ये संशोधन कर दिया गया है, या अमेंडमेंट कर दिया गया है कि अगर किसी संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन पास कर दें रिक्वायर्ड बहुमत से, तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। तो ये गलत है। तो अब इसमें देखिए क्या ढूंढना है आपको, संबंध में क्या सही है, सही ढूंढना है आपको। तो 2 और 3 क्या ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल ये होगा आपका आंसर। इट नीड्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आप रट के ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते, आपको समझना होगा। हु अमंग्स कैन पोल कास्टिंग वोट? इनमें से कौन निर्णायक मत दे सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी राज्य के विधान परिषद का सभापति, या राज्यसभा का चेयरमैन। तो आपको निर्णायक मत देखिए, जब वोटों की संख्या बराबर हो जाती है, तब निर्णायक मत, जो सदन का उस समय पीठासीन अधिकारी होता है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो वोट कर सकता है, और वो जिधर भी वोट करेगा फैसला हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे इनको भी अधिकार है, और राज्यसभा के चेयरमैन को भी अधिकार है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट, असल में आप बोलेंगे कि सर वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा का चेयरमैन ही तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन यहाँ पद की बात हो रही है। वाइस प्रेसिडेंट निर्णायक मत, कास्टिंग वोट नहीं दे सकते, वही व्यक्ति होता है, लेकिन वो एज अ राज्यसभा चेयरमैन देता है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। निर्णायक मत का अधिकार किनको दिया गया है? उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको। अच्छा, एक बात और बता दूं कि कास्टिंग वोट और निर्णायक मत की जब बात आती है, तो आप एक बात जान लें, जो भी सदन में अध्यक्षता उस दिन का, मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, उनको डायरिया हो गया, और उस दिन लोकसभा के डिप्टी स्पीकर मतलब उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, और ये वोटिंग करा रहे हैं किसी विधेयक पर, और बराबरी की स्थिति आ जाती है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष भी दे सकते हैं। मतलब सदन में इस कुर्सी पर जो भी बैठ सकता है, वहां पर बैठा है, जिसको अधिकार है वो वहां बैठा है, तो वो निर्णायक मत दे सकता है। लेकिन लोकसभा उपाध्यक्ष अगर वहां बैठे हैं तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो वहां सदस्य के रूप में बैठे हैं। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित हैं और डिप्टी स्पीकर वहां जो है एज अ मेंबर बैठेंगे, तो वो निर्णायक मत नहीं दे पाएंगे। चलिए, व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में क्या गलत है? नॉट ट्रू मतलब क्या गलत है? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द राइट टू गिव द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन लोकसभा। बिल्कुल सही। सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो सदन का भगवान होता है। आप ये मान लीजिए, एक कभी भी फंसे तो आप इस चीज को अपने दिमाग में रख लें कि वो सदन का भगवान है, वही निर्णय करेगा सदन में क्या होना है। सदन के भीतर यदि कोई संविधान पर प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसकी अंतिम व्याख्या वही करेंगे और वही मान्य होगा। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लीजिए संसद या राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर के भीतर की बात कर रहा है, अगर इसके बाहर अगर संविधान की व्याख्या, तो आप हाई कोर्ट को भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाहर, लेकिन अगर सदन के भीतर संविधान के प्रश्न पर अगर कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, व्याख्या की जरूरत है, तो सदन का मुखिया बिल्कुल कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत निरंतरताओं पर किसी सदस्य को अयोग्य ठहरा सकते हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के आधार पर क्या लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल गलत। क्योंकि आप देखिए, ये जो होती है, आप निरर्हता की बात करें, डिस्क्वालिफिकेशन, ये संवैधानिक भी होता है, और संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 पास करके वहां भी अयोग्यताएं बताई है। तो संवैधानिक निरर्हता या फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत निरर्हता की बात हो, तो यहाँ पर निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को केवल दल बदल कानून यानी कि 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल के तहत डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार है। तो ये बिल्कुल गलत है। वे भारतीय संसदीय समूह के सभापति चुने जाते हैं। बिल्कुल, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप होता है उसके चेयरमैन यही होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा में वे सदन के मुख्य नेता होते हैं। बिल्कुल, मुखिया नेता बिल्कुल गलत है। लोकसभा में मुखिया नेता प्रधानमंत्री होता है। लोग सदन के मुखिया होते हैं तो सही होता है, लेकिन नेता बिल्कुल नहीं होते, नेता तो प्रधानमंत्री होता है। ये भी गलत। और हमें ढूंढना क्या है? गलत ही ढूंढना है। 2 और 4 दिए गए विकल्पों में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा नन। वैसे होगा 2 और 4 गलत है। आइए, व्हाट इज नॉट रॉन्ग मतलब सबसे पहले इस तरह के प्रश्न आए घुमाने वाले, तो नॉट रॉन्ग क्या गलत नहीं है, इसका मतलब हमें चुनना क्या है? सही। सबसे पहले मार्क कर लीजिए, सही चुनना है। सही। चलिए, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। चलिए हिंदी में आ जाता है, इंग्लिश वाले आप ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए। आइए, लोकसभा अध्यक्ष पद से जब हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन हो, तब वे प्रथम बार में मतदान कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आप समझिए, जैसे कि मैं लोकसभा अध्यक्ष हूं
और मुझे पद से हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन, एक संकल्प लोकसभा में आया है। तो आप ये बात जान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की जब प्रोसीजर चलेगा तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकते, तो वहां से उपाध्यक्ष उठकर आ जाएंगे, अध्यक्षता करेंगे, डिप्टी स्पीकर आ जाएंगे और वो एक मेंबर की तरह सदन में बैठ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सदन के, लोकसभा के अपने हाउस के मेंबर भी होते हैं, वहां बैठ सकते हैं। तो जब उनके ऊपर विचाराधीन है, तो जब कोई विधेयक उसी समय आया या कोई वोटिंग की बारी आई, अभी तक वो हटाए नहीं गए, अगर कोई विधेयक आता है तो वो एज अ मेंबर, क्योंकि जो वहां भी बैठा हुआ है प्रथम बार में मतदान बिल्कुल कर सकता है। प्रथम बार में मतदान का मतलब होता है कि जब प्रथम बार में मतदान होता है तो सारे सदस्य वोट करते हैं। जब बराबरी की स्थिति आ जाती है तो जो अध्यक्षता कर रहा होता है वो निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट देता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये वही बोल रहा है, तो बिल्कुल सही है। ये लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति राष्ट्रपति के महाभियोग संकल्प पर निर्णायक मत दे सकते हैं। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल गलत हो सकती है, संभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का महाभियोग, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पर चाहिए होता है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। जैसे लोकसभा में मान लीजिए इंपीचमेंट प्रोसेस, उसको कौन सी मेजॉरिटी? कुल सदस्य संख्या। इससे मतलब नहीं कोई आया है या कितनों ने मतदान किया, जो रिजल्ट आएगा वोटिंग का वो टोटल मेंबर जितने हैं उसका 2/3 होना चाहिए। जब 2/3 की बात आ रही है तो यहाँ पर बराबरी की स्थिति तो आ ही नहीं सकती 50-50, तो यहाँ पर कास्टिंग वोट बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, गलत है। और आपको गलत नहीं है मतलब आपको चुनना क्या है? सही। तो ये तो आपके आंसर से हट गया। 2 देखिए, 2 जहां जहां है वो तो कट हो गया, कट। आइए, अभी भी कंफ्यूजन है। आइए, अध्यक्ष और सभापति के रिक्तता व अनुपस्थिति की दशा में किसी सामान्य विधेयक पर बराबरी की स्थिति में उपाध्यक्ष और उपसभापति दोनों निर्णायक मत। बिल्कुल, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया आपको, अगर ये दे आर एब्सेंट तो लोक उपाध्यक्ष यह हो, चाहे राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा की बात हो तो वहां को उपसभापति, वाइस चेयरमैन दोनों वोट दे सकते हैं। तो ये भी सही है। तो 1 और 3 आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये होगा आपका आंसर। अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। आइए, Those bills which lapse with the resolution of the लोक सभा। तो देखिए, ये वाला जो प्रश्न है, यहाँ पर स्टूडेंट एक गलती करते हैं, उन्हें वो सही ट्रिक नहीं पता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, आप वैसे याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे और आप इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए, ये है संसद, ये लोकसभा और ये राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, अब कोई बिल है, मान लीजिए कोई बिल है, कोई विधेयक है। अब विधेयक लोकसभा में आया हो और पेंडिंग हो, मतलब अभी उस पर प्रोसेस चल रहा है, अभी उस पर वोटिंग से लंबित है और वोटिंग नहीं हुआ है, तो ये वाला विधेयक है, ये लैप्स हो जाएगा, ये लैप्स हो जाएगा। कौन मैसेज कर रहा है? ठीक। अब लोकसभा में अगर पेंडिंग है वो विधेयक, मतलब लोकसभा में अभी वोटिंग नहीं हुई है, फैसला नहीं हुआ है, तो लैप्स हो जाएगा। पहली कंडीशन याद रखिएगा, अगर लोकसभा में पेंडिंग है, लंबित है वो विधेयक, अभी निर्णय नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगा। पहली बात याद रखिए। अच्छा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, चाहे तो वो बिल पहले राज्यसभा में गया हो, इंट्रोड्यूस किया गया हो, प्रस्तुत हुआ हो, यहां से पास हो गया हो, लेकिन यहां से पास होकर फिर लोकसभा में आएगा और लोकसभा में पेंडिंग है तो भी ये फेल हो जाएगा। मतलब लोकसभा में लंबित है लेकिन राज्यसभा ने पास कर दिया है, तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। अगर वो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रस्तुत हुआ है और पेंडिंग है और उसी समय लोकसभा भंग हो जाती है तो ये बिल लैप्स हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। और अगर ये बिल पहले राज्यसभा में गया था, यहां से पास हो गया है और फिर लोकसभा आ गया, पेंडिंग, मतलब किसी भी प्रकार से आपको ये याद रखना है कि वह विधेयक अगर उसकी उत्पत्ति लोकसभा में ही हुई हो, लोकसभा में ही वो आया हो, पैदा हुआ हो और अभी भी उस पर प्रोसेस चल ही रहा था कि लोकसभा डिसॉल्व हो गया, भंग हो गया, तो भी वो लैप्स हो जाएगा। और अगर मान लो वो राज्यसभा में पहले गया था और राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आया, पेंडिंग है और उसी समय लोकसभा भंग हो जाती है, तो ये लैप्स हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा और ज्यादा चीजें नहीं, आप केवल एक ही बात याद रखिएगा, कौन सा लैप्स हो जाता है? विधेयक जो समाप्त नहीं होते, समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा, चाहे समाप्त नहीं होते आ जाए, चाहे जो आ जाए बना लेंगे। और लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन। अच्छा, एक और कंडीशन तीसरी क्या बोल रहा है कि लोकसभा में पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा में लंबित है, तो केवल यही विधेयक समाप्त हो जाते हैं लोकसभा के भंग होने पर। ये 3 कंडीशन याद रखिएगा, इसके अलावा कोई भी कंडीशन आ जाए वो लैप्स नहीं होगा, वो व्यवगत नहीं होगा। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट ये है कि कोई भी विधेयक जो लोकसभा में पेंडिंग है, चाहे वो राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आया हो, पेंडिंग है, चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ हो या प्रस्तुत हुआ हो और पेंडिंग है, लैप्स हो जाएगा अगर लोकसभा उसके रिजल्ट वोटिंग होने से पहले अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। दूसरा कंडीशन ये है कि लोकसभा से पास हो गया हो, पारित हो गया हो और वो पहुंच गया राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में लंबी चल रहा है और उसी समय लोकसभा भंग हो जाती है, तो वो विधेयक भी लैप्स हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। टर्म का याद रखिएगा, टर्म व्यापक हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, ये कंडीशन। उसके अलावा कुछ भी कंडीशन घुमा फिरा के आ जाए वो विधेयक लैप्स नहीं होंगे, मतलब नई लोकसभा का गठन होगा, उसके बाद वो बिल, उस बिल पर प्रोसेस चालू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप समझ गए होंगे। आइए,
व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चलिए देखिए आप इसको ध्यान से देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई इन आर्टिकल 124। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। 124 में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 125 में गलत, उनका भी प्रावधान यही है, ये गलत है। आइए, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो वो कॉलेजियम की सलाह पर करते हैं। आपको देखने पर तुरंत सही लगेगा, लेकिन आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74, there shall be a council of minister to aid and advise the president of India. President is bound to act on the advice of council of minister. एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करेंगे। तो बिल्कुल बात सही है। कॉलेजियम जो सलाह देता है, जो 5 जजों की पीठ बनी होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, जिसका मुखिया सीजेआई होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी सलाह पर ही तो नियुक्ति होती है। अगले सीजेआई की बात हो या अन्य न्यायाधीश की बात हो, लेकिन एक अंतर होता है। कॉलेजियम अपनी सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेजता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भेजेंगे प्रेसिडेंट को। तो आप इस शब्दावली का ध्यान दीजिए, ये बारीक क्वेश्चन है। कॉलेजियम की ही सलाह होती है, लेकिन वो कॉलेजियम डायरेक्ट सलाह प्रेसिडेंट को नहीं देता। कॉलेजियम जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देता है, वो सलाह भेजता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस सलाह को बदल नहीं सकती, उसी सलाह को ये राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति फिर नियुक्त करेंगे। तो ये इस प्रकार से गलत। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर सलाह कॉलेजियम में बहुमत द्वारा तय किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की बात हो रही, देखिए कॉलेजियम वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात हो, या अन्य न्यायाधीश की बात हो, या किसी भी राज्य के हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो, वो सलाह कॉलेजियम ही देता है। लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा, जब ये कॉलेजियम के मुखिया हैं वर्तमान के सीजेआई, और अगला सीजेआई कौन होगा उसका सलाह देना है। तो बता दूं आपको, बहुमत से नहीं होता, मेजॉरिटी से नहीं होता, ये होता है, ये ऑल कंसेंसस से होता है। मतलब 5 के 5 जज किसी एक नाम पर एक मत में होने चाहिए। कोई बहुमत नहीं कि 5 है 3-2 से हो जाएगा फैसला, ऐसा नहीं। 5 के 5 जज अगर सेटिस्फाई होंगे, वो एक नाम के फेवर में होंगे, वही अगला सीजीआई नियुक्त होगा। तो ये गलत है। कॉलेजियम की उच्च प्रक्रिया द्वारा दी गई उचित प्रक्रिया सलाह केंद्रीय कैबिनेट बाध्यक, बिल्कुल सही है। अगर कॉलेजियम ने जो सलाह दी है, अगर वो प्रोसेस सही फॉलो किया है, तो जो सेंट्रल कैबिनेट है वो उसको मानने को बाध्य, जिनकी सलाह कैबिनेट राष्ट्रपति को प्रेषित करते, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, कौन कौन आपको क्या चुनना है, सही है। तो 1 और 5 इसका सही विकल्प होगा। आइए इधर देखिए, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने के संबंध में इसमें से क्या सही है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव्स हिम फ्रॉम द पोस्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ही अंतिम सिग्नेचर करके उनसे पद से हटाते हैं, बिल्कुल सही है। कूट वाले प्रश्न में आपको एक बार पूरे हल करके आपको ऑप्शन देखना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड ओनली मिसबिहेवियर, केवल दुर्व्यवहार नहीं, अक्षमता भी दिया गया है। मिसबिहेवियर और अक्षमता, केवल मिसबिहेवियर गलत हो जाएगा, गलत है। द रेजोल्यूशन ऑफ रिवोल्ट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, क्या लोकसभा में सबसे पहले लाया जा सकता है? गलत। चाहे तो आप जो है महाभियोग प्रस्ताव जो है, चाहे तो महाभियोग प्रस्ताव वैसे कहना उचित नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जरूरी नहीं है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो। आप चाहे जो भी ये प्रस्ताव ला रहा है वो चाहे तो राज्यसभा में भी पहले ला सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। When presented in the लोकसभा, चलिए अब उसने लोकसभा में ले आया, तो द प्रोसेस कैन बी टेकन फॉरवर्ड ओनली ऑन द सिग्नेचर। हाँ बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए प्रस्ताव राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया, किसी सीजीआई को हटाने के लिए राज्यसभा में सबसे पहले लाया गया, तो राज्यसभा में लाया जाएगा, तो राज्यसभा की जो मेंबरशिप है, कम से कम 50 मेंबर उस संकल्प, उस रेजोल्यूशन पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस न्यायाधीश को पद से हटाया जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए वो सबसे पहले लोकसभा में आता है, तो लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे। ध्यान रहे कि ये जो हस्ताक्षर की बात हो रही है, ये केवल एक ही सदन में जरूरत होगा जहां पर वो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा में आ जाता है, 100 सदस्यों का हस्ताक्षर मिल जाता है, तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और अगर यहां से पास हो गया रिक्वायर्ड मेजॉरिटी से उनका रेजोल्यूशन, इसके बाद उस बहुमत से पास हो गया, तो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में दूसरी बार उन सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी। तो ये बिल्कुल सही है। The motion for removal should be passed with full majority in the houses and 2/3 majority of the total। full majority का मतलब वही है टोटल मेजॉरिटी। टोटल मेजॉरिटी क्या होता है? उस हाउस की कुल जो सदस्य संख्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं उस दिन कोई आया है कि नहीं आया है, कितने ने वोट किया, इससे कोई मतलब नहीं। जो भी वोटिंग का रिजल्ट आएगा, टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि लोकसभा में आया है तो 543 का 50% से ज्यादा होना चाहिए, चाहे कोई आए चाहे ना आए। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन, वो एबी वाली कंडीशन मैंने बताई थी, दोनों फुलफिल होने चाहिए, दोनों। अगर ये दोनों हो जाता है तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे क्या लिखना है, व्हाट इज ट्रू, 1 4 5 ऑप्शन में है, 1 4 5 ये हो गया आपका आंसर। आइए बिल्कुल ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये हिंदी में दिया हुआ है, इसको देख लें आप। आइए, कंसीडर द फैक्ट्स रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए इनको देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी के बारे में बातचीत की जा रही है। भारत के महान्यायवादी, आइए, दिस पोस्ट रिक्वायर्स द सेम क्वालिफिकेशन एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। बिल्कुल जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं, बिल्कुल वही योग्यता इनको चाहिए। अगर इतना ही आप जान गए हो तो इसके बाद आसान है। और सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने के लिए उसे किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज का अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल सही है।
ये भी सही है। और उसे भारत में यदि मान लीजिए जज ना हो, या ये भी एक ऑप्शन होता है, भारत के किसी भी हाईकोर्ट में अगर उसने कम से कम 10 साल वकालत की है ना, ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years, तो ये भी सही है। तो इसका जवाब होगा और यही है, शायद समझ कर विचार करें, सत्य कथन चुने, बिल्कुल सही है। आइए, एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज हैज द स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्टी। बिल्कुल, अभी आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि केवल 6 पार्टी, अभी 6 ही पार्टी हैं जिन्हें नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। कांग्रेस बिल्कुल सही, बीजेपी बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं है, बहुजन समाज नेशनल पीपल्स पार्टी। अब आप देखेंगे, देखिए ये तीनों आप याद रख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी, ये 6 ही पार्टी हैं जिन्हें अभी, जो पहले 2 थी उन्हें एक तृणमूल कांग्रेस ये थी, और एक एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी घड़ी वाली, ये दोनों अपना राष्ट्रीय दर्जा खो चुके हैं और उसकी जगह आ चुके हैं आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी, ये पार्टी रिप्लेस कर चुकी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑल। इसका उत्तर होगा ऑल, ध्यान रखिएगा। आइए, वर्तमान में किस सदस्य दल के आप अभी देख चुके हैं आप, आगे चलिए, देखिए, अरे फंस गया। व्हाट इज कॉमन फीचर ऑफ अ मनी बिल एंड अ फाइनेंस बिल। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसके लिए मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूं। आइए, इस सवाल को कुछ ऐसे समझिए। ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। ये बोल रहा है एक मनी बिल मतलब धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या होना चाहिए। तो इसको मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूं, जैसे मैं अपने छात्रों को समझाता हूं, ठीक है। ये हिंदी का है, अब आप चलिए देख लीजिए। ये संसद की बात हो रही है, चलिए, ये राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति हैं, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और ये है हमारे राष्ट्रपति। अब मनी बिल हो या, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप ऐसे देखिए कि ये एक फाइनेंस बिल है, एक वित्त विधेयक है। क्या है ये? फाइनेंस बिल। और आपको पता है इसी के अंदर होता है आपका मनी बिल। हमें नहीं पता होता, ठीक। अब देखिए इसका प्रोसेस देखिएगा, एक और साधारण विधेयक, एक ऑर्डिनरी बिल उस तरीके से आता है, बाद में राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, लेकिन सबसे पहले ये राष्ट्रपति के पास जाता है। इनकी पूर्वानुमति के पश्चात ही ये संसद के सदन में जाएगा। प्रायर रिकमेंडेशन, विद प्रायर रिकमेंडेशन इट कैन बी मूव्ड इनटू द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मिल गया। अगर उन्होंने अस्वीकृत कर दिया तो ही मामला खत्म, लेकिन इन्होंने दे दिया अनुमति। तो इसके बाद हम जानते हैं, चूंकि फाइनेंस बिल के अंदर ही मनी बिल होता है, तो हमें ये नहीं पता, और हमें पता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन्हीं को संविधान ने शक्ति दे रखी है कि यही बताएंगे कि कोई बिल फाइनेंस बिल है या मनी बिल है, यही प्रमाणित करेंगे, है ना। ही इज हैविंग द अथॉरिटी, लोकसभा स्पीकर, टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ फाइनेंस बिल और अ मनी बिल। इन्होंने डिसाइड कर दिया। चलिए, अगर इन्होंने कह दिया कि ये मनी बिल है, अगर इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये मनी बिल है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? फाइनेंस बिल है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? देखिए, चलिए, मनी बिल है तो मनी बिल है तो हम सबसे पहले देख लेते हैं लोकसभा में क्या क्या होगा। अब चूंकि लोकसभा में पहले गया, इट इज इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ये राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत होता। प्रस्तुत कहाँ होगा पहले? अच्छा, प्रस्तुत शब्द के लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, प्रख्यापित, ऐसे तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, प्रस्तुत, प्रख्यापित या पुरस्थापित या पुरस्थापित। आप इन शब्दों का ध्यान देखिएगा। इंग्लिश में एक ही वर्ड आएगा, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस्ड, ठीक। देखिए, लाया तो आप फाइनेंस बिल और मनी बिल इज ब्रॉट इन बोथ द हाउसेस, लाया तो दोनों सदनों में जाता है, लेकिन अगर इन शब्दों का प्रयोग किया, प्रस्तुत, प्रख्यापित, पुरस्थापित या इंट्रोड्यूस्ड, इसका मतलब सबसे पहले, तो संसद के दोनों सदनों में सबसे पहले ये यहीं जाता है। राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन, पूर्वानुमति के पश्चात लोकसभा में ही जाता है। तो ये सारी चीजें सही है। मनी, इसके लिए फाइनेंस बिल और मनी बिल दोनों के लिए अभी तक कॉमन है। अब मनी बिल आ गया तो लोकसभा जो है भैया इसमें अमेंडमेंट कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। संशोधन कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, संशोधन कर सकता है, ठीक। लोकसभा को इसको अधिकतम कितने समय में पास करना होगा, वही सब कुछ सेम है। और जो बहुमत चाहिए वो भी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए, साधारण मेजॉरिटी चाहिए, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। पास हो गया। अगर पास नहीं हुआ, अगर मनी बिल लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया ये मनी बिल है, और अगर ये लोकसभा में पास नहीं हुआ, तो आपको पता है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, सरकार गिर जाएगी। लेकिन चलिए, पास हो गया तो फिर ये राज्यसभा में गया। अब एक धन विधेयक है, लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया, तो राज्यसभा क्या इसमें संशोधन कर सकता है? नहीं कर सकता। केवल वो सजेस्ट कर सकता है, अमेंडमेंट सुझा सकता है कि ये संशोधन किया जाना चाहिए। वो लोकसभा के ऊपर है, वो उसे माने या ना माने। पास तो भैया आप, और दूसरी बात क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रोक सकता है? ये 14 दिनों तक रोक सकता है। ये एक 14 दिनों तक रोक के रख सकता है, ज्यादा से ज्यादा। ये इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर ये 14 दिनों तक ये पास नहीं करता तो भी ये पास मान लिया जाता है। तो हो गया। अब राष्ट्रपति के पास पहुंचा, ये दोनों सदनों से पास हो गया तभी राष्ट्रपति तक पहुंचेगा। इससे तो पास होना ही है, क्योंकि रिजेक्ट नहीं कर सकता, बस ये पास करना चाहिए। राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो राष्ट्रपति के आर्टिकल 111 में शक्तियां क्या क्या है मनी बिल के ऊपर, वो उसे अपनी, ही कैन गिव हिज एसेंट टू द बिल, अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या फिर वो रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट। लेकिन आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति एक धन विधेयक को
रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते, ये नहीं कर सकते। उनके पास दो ही शक्तियां ये। अच्छा, और मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि ये मनी बिल नहीं है, ये फाइनेंस बिल है, तो उनके ऐसा प्रमाणित करते ही आप ये जान जाइए कि जो साधारण विधेयक होता है पूरी तरह से, अब लोकसभा की शक्ति, राज्यसभा एक साधारण विधेयक पे जो शक्ति होती है वो नहीं। अच्छा, एक और कॉमन चीज, ये केवल फाइनेंस बिल है तो ये केवल मिनिस्टर द्वारा लाया जाता है, केवल मंत्री ही ला सकता है, सामान्य सांसद जो मंत्री नहीं है वो नहीं ला सकता। तो चाहे मनी बिल की बात हो चाहे फाइनेंस बिल की बात हो, कौन ला सकता है? मिनिस्टर। ओके, मतलब ये इट इज नेसेसरली अ गवर्नमेंट बिल। ये क्या होगा? एक शासकीय विधेयक। अगर कोई किसी विधेयक को केवल मंत्री लाता है, मंत्री ला सकता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? गवर्नमेंट बिल, शासकीय विधेयक। समझ गया? या सरकारी विधेयक। अच्छा, आइए, अब लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया नहीं नहीं ये मनी बिल नहीं है, ये फाइनेंस बिल है, अनुच्छेद 110 के तहत मनी बिल नहीं है, फाइनेंस बिल है। अगर ये वित्त विधेयक हो गया तो पूरी शक्तियां अब एक साधारण विधेयक पर जो दोनों सदनों की शक्तियां होती सेम हो जाएगी। लोकसभा संशोधन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लोकसभा इसे 6 माह तक रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है, एक साधारण विधेयक। और मनी बिल को भी रोक सकता है 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने की अवधि है उसे पारित करने के लिए, 6 महीने तक रोक सकता है अधिकतम। अगर 6 महीने के बाद अगर फाइनेंस बिल पारित नहीं होता है, 6 महीने तक लोकसभा उसे पास नहीं करती है, तो वो बिल यहीं पर खत्म हो जाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए पास कर दिया 6 महीने के भीतर, तो राज्यसभा में गया। क्या राज्यसभा को एक फाइनेंस बिल पर संशोधन की शक्ति? बिल्कुल, दोनों सदनों को जैसे एक ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक पर समान शक्ति होती है, इसको भी है। और ये भी 6 महीने तक रोक सकता है, बिल्कुल सही। अगर 6 महीने में इसने पास नहीं किया, अगर 6 महीने के भीतर इसने पास नहीं किया, तो ये भी खत्म हो जाएगा, वो कानून नहीं बन पाएगा। तो साधारण विधेयक में लोकसभा राज्यसभा की जो शक्तियां होती हैं वही पूरी की पूरी शक्तियां एक वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल पर होती हैं। बस अंतर यह होता है कि साधारण विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में नहीं जाता, और साधारण विधेयक को मंत्री भी ला सकता है और एक सांसद भी ला सकता है जो मंत्री नहीं है। मतलब एक साधारण विधेयक गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है और प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है, जबकि फाइनेंस बिल हो या मनी बिल ये सरकारी विधेयक ही होगा, मतलब केवल एक मंत्री ही ला सकता है, सांसद जो मंत्री नहीं है नहीं ला सकता। अब चलिए फाइनेंस बिल पास हो गया दोनों सदनों से, राष्ट्रपति के पास गया, तो फिर ये शक्तियां कहां हैं? 111 में तीनों शक्तियां जागृत हैं, इनकी स्वीकृति दे सकते हैं या फिर अस्वीकृत कर सकते हैं, या फिर ये इसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। और आपको पता है अगर राष्ट्रपति ने लौटा दिया और फिर से अगर दोनों सदनों ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति को अब दूसरी बार में स्वीकृति देनी ही होगी। ये है पूरा कंसेप्ट। चलिए अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, आइए। अच्छा, एक और चीज, 75 दिनों के भीतर सदन में अधिनियमित, असल में वो फैक्ट ऐसा है कि अगर दोनों सदनों ने पास कर दिया है तो अधिनियमित मतलब उसे 75 दिनों का समय उसे अधिनियमित हो जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी है तो उन्हें दे देना चाहिए। और अगर मान लीजिए 75 दिन, ये संवैधानिक बाध्यता है कि 75 दिनों में अधिनियमित हो जाना चाहिए यदि दोनों सदनों से पारित हो जाता है। तो जबकि ऐसा साधारण विधेयक के लिए नहीं होता, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। वीटो शक्ति का मतलब वो आपने सोचा पॉकेट जीबी वीटो, मतलब असीमित समय के लिए वो अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं, ही कैन विथहोल्ड हिज एसेंट फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा वीटो इस फाइनेंस बिल या मनी बिल में राष्ट्रपति के पास नहीं होता। ये बात और है, एक बात और क्लैरिटी रख लीजिए, अगर एक मनी बिल को लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। अगर मान लीजिए दोनों सदनों से पारित होता है और राष्ट्रपति ने एक मनी बिल को, एक धन विधेयक को अस्वीकृत कर दिया मान लीजिए, तो क्या सरकार पर कोई असर होगा? नहीं होगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि एक धन विधेयक के पारित ना होने से सरकार गिर सकती है और वो केवल लोकसभा पे लागू होता है। ये तो धन विधेयक को अस्वीकृत कर ही नहीं सकता। इस प्रकार का कंसेप्ट है ये, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए आप इस पर विचार कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन कहां गया? दोनों सार्वजनिक बिल होते हैं, बिल्कुल सही है, चाहे फाइनेंस बिल हो चाहे वो सार्वजनिक बिल होते हैं, मतलब गवर्नमेंट बिल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। दोनों का परिचय केवल एक मंत्री द्वारा ही, दोनों का प्रस्तुत वास्तव में प्रस्तुत केवल एक मंत्री, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, जैसा कि आपने समझा होगा। दोनों में राज्यसभा द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है। वित्त फाइनेंस बिल पे राज्यसभा संशोधन कर सकता है, मनी धन विधेयक पर नहीं कर सकता। तो दोनों का कॉमन चीज पूछ रहा है, गलत है ये। दोनों का सदन में पेश होने की तारीख से 75 दिनों भीतर सदन में पारित किया जाना, नहीं ये गलत है। दोनों सदनों से अगर पारित हो जाए तो इसे इनैक्ट हो जाना चाहिए, इसे अधिनियमित होने के लिए 75 दिनों का समय है। मतलब अगर देना है तो 75 दिनों में फैसला राष्ट्रपति को ले लेना होगा। इस प्रकार से दोनों को केवल लोकसभा में, बिल्कुल सही है, पूरा प्रस्तुत किया जा सकता है या लोकसभा में उत्पन्न होते हैं दोनों सदनों में, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5, तो विकल्प में नजर नहीं आ रहा है 1 2 5, इसको आपको 1 2 5 लेना होगा, 1 2 5 ये होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइए। What will be the power of the president on finance bill under act? तो ये वही है 117 का कोई फाइनेंस बिल हो, he can give his assent to the bill, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति दे सकते हैं। he can withhold his assent to the bill, बिल्कुल, he can withhold his assent to the bill, he can reject the bill, he can withhold his assent to the bill, ये बिल्कुल सही है। एक वित्त विधेयक जो है वो साधारण विधेयक की भांति होता है, तो राष्ट्रपति को सारी शक्तियां होती हैं। he can return the bill for, बिल्कुल सही है, वो पुनर्विचार लॉर्ड, he can be introduced in parliament without his prior recommendation, the finance bill can't be introduced in the parliament, उनकी पूर्वानुमति के बिना संसद में नहीं आ सकता, ये भी बिल्कुल सही है। he is bound to give his assent if it comes back to him after getting passed by both houses, वो
पुनर्विचार के लिए लौटा दें, अब फिर से दोनों सदनों से पारित हो जाए तो उनको वो अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं, ये भी सही है। सिंस द बिल नीड प्रायर रिकमेंडेशन टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट इफ नहीं, ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में जाता है एक वित्त विधेयक तो दोनों सदनों से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, जरूरी नहीं है। तो ये हो गया आपका गलत, ये हो गया गलत, ठीक, ये हो गया गलत। तो इस प्रकार से आप देखें 1 2 3 4 5 कहीं विकल्प दिख रहा है, बिल्कुल, तो हो जाएगा आपका उत्तर ये। आइए, ये हिंदी में है वही पूरी चीजें। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनमें से क्या, अच्छा हिंदी दिया हुआ, यही दिया हुआ, किस मंत्रिपरिषद से सलाह की आवश्यकता होती है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ये काम किए जा सकते हैं। देखिए, आह्वान करना बिल्कुल सही, जो प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद जब कहेगा तभी राष्ट्रपति जो है सत्र का आह्वान करेंगे। स्थगन, तो स्थगन में आप देखिएगा स्थगन और सत्रावसान, तो सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ये भी बिल्कुल सही। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, ये दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर होगा 1 और 3। अब आप इसको मैं समझा देता हूं कैसे। देखिए, ये मान लेते हैं एक सेशन है, सत्र है, सत्र के अंदर क्या होती है? बैठकें होती हैं, बैठकें, ठीक। 2 महीने का सत्र हो सकता है, 3 महीने का, आपको मैं उतना तो अभी नहीं जा सकता। और ये सत्र का खत्म होगा तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन, सत्रावसान, प्रोरोगेशन, दिस इज सत्रावसान, प्रोरोगेशन, सत्रावसान। देखिए, ये दोनों तो राष्ट्रपति करते हैं, ये दोनों राष्ट्रपति करते हैं, और ये दोनों चीजें, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन स्थगन और अनिश्चित काल के लिए स्थगन की जब बात की जाए तो ये सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। जैसे लोकसभा में सत्र चल रहा है तो ये शक्ति किसकी है? लोकसभा स्पीकर की है, लोकसभा अध्यक्ष की है। अगर मान लीजिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, 4 दिन की सत्र चालू हो गया, 4 दिन की बैठक हो गई, एक सदस्य ने एक जूता फेंक के लोकसभा अध्यक्ष को मार दिया, लोकसभा अध्यक्ष गुस्सा गए, लोकसभा अध्यक्ष ये बोलकर वहां से उठ के चले गए कि सदन 2 दिनों के लिए स्थगित की जाती है। दिस सिटिंग्स और द मीटिंग इज एडजर्न्ड फॉर 2 days, 2 weeks भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है। अगर ऐसा बोल के चले गए, हम कहेंगे उन्होंने क्या किया? सदन का स्थगन कर दिया है ना। स्थगन, एडजर्नमेंट, इसको क्या कहते हैं? एडजर्नमेंट, और इसे कहते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई। एडजर्नमेंट मतलब हम ये कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक का स्थगन कर दिया, हम ये कहेंगे जब वो स्थगन करते समय ये बता दें कि हम कब दोबारा मिलने वाले। जैसे वो कहते हैं कि 2 दिनों के लिए स्थगित की जाती है, इसका मतलब ये कि तीसरे दिन फिर से बैठक शुरू होगी। लेकिन अगर किसी ने गोबर लगा जूता फेंक के मार दिया और सदन के मुखिया लोकसभा अध्यक्ष इतने ज्यादा गुस्सा आ गए कि वो बिना कुछ कहे ही बैठक स्थगित की जाती बोलकर चले गए, तो वो क्या हो गया? अनिश्चित काल के लिए स्थगन। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि दोबारा बैठक कब शुरू होगी। तो ये दोनों काम सदन का मुखिया करता है। लोकसभा के मामले में लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के चेयरमैन, सभापति, उसी प्रकार विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के मामले में लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, और उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए, A governor of a state can't return a bill for reconsideration to the state legislature। जैसे राष्ट्रपति संसद में विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल को भी शक्ति होती है विधानमंडल के किसी विधेयक को, तो वो किस विधेयक को नहीं लौटा सकते? देखिए, मनी बिल, जैसे राष्ट्रपति एक धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते तो राज्यपाल भी नहीं लौटा सकते, ठीक। अच्छा, फाइनेंस बिल, तो इसको भी लौटा सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल को भी लौटा सकते हैं, बिल्कुल, जैसे राष्ट्रपति को शक्ति होती है वैसे ही राज्यपाल को भी शक्ति होती है। लेकिन एक संविधान संशोधन बिल, इसको राज्यपाल नहीं लौटा सकते, क्योंकि संविधान संशोधन बिल पर एक्सक्लूसिव राइट, मतलब विशेष अधिकार संसद का होता है। एक संविधान संशोधन विधेयक की उत्पत्ति केवल संसद में ही हो सकती है, राज्य विधानमंडल में नहीं हो सकती, तो इसमें लौटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 1 और 2 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, ये होगा आपका आंसर। ध्यान रखिएगा, इससे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि संविधान के कुछ ऐसे संघात्मक विशेषता, मतलब यूनिट, ये आपके फेडरल फीचर वाले कुछ ऐसे जहां राज्य भी जुड़े होते हैं। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54, इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें आपने को याद होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, तो यहाँ राज्य भी जुड़ा हुआ है। अगर इसमें संसद कोई संशोधन करना चाहती है तो संसद में पारित करने के बाद उसे राज्य की विधानसभाओं को भी भेजना पड़ता है। केवल इतने ही प्रोसेस में आते हैं। लेकिन एक संविधान संशोधन विधेयक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी राज्य में पैदा नहीं हो सकता। राज्य ये बिल पैदा नहीं कर सकती, राज्य अपने राज्य में ये बिल नहीं ला सकती, इसलिए बिल्कुल नहीं होगा। आइए, अब देखिए, बहुत चीज़ें हैं, बहुत इत्मीनान से मैं अपने छात्रों को कंसेप्चुअल जानकारी देता हूं, समझाता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं इतने हर एक विषय पर इतने डिटेल नहीं जा सकता। अ पार्टी गेट्स द स्टेटस ऑफ अ स्टेट लेवल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक राज्य पार्टी का दर्जा कब मिलता है? तो देखिए, आप इंग्लिश में आप लोग ये देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए। आइए, यदि किसी दल ने विधानसभा आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो, अगर ऐसा होता है, और तथा, लेकिन साथ ही साथ कम से कम 2 सीटें, देखिए तथा या नहीं बोला है, मतलब ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। राज्य में जितने भी विधानसभा आम चुनाव जो हुए, अच्छा आप देखिएगा, विधानसभा आम चुनाव मतलब जब पूरी सीटों के लिए राज्य की एक साथ चुनाव होते हैं तो उसे आम चुनाव कहते हैं। अगर कोई सीट विधायक मर गया या रिजाइन कर दिया तो उसकी सीट रिक्त हो जाती है, तो उसको भरने के लिए जो बीच में चुनाव होते हैं उससे कहा जाता है विधानसभा उपचुनाव, लेजिस्लेटिव असेंबली बाई इलेक्शंस।
तो ये याद रखिएगा, आम चुनाव, ठीक, आम चुनाव तो कम से कम एक 6 कुल वैध, कुल मतों का नहीं, याद रखिएगा, वैध, वैलिड वोट्स, कुल जो वैध मत हैं, लीगल वोट्स। अरे फिर लाइट गोल हो गया। चलिए मैं इस वीडियो को आगे कभी कंटिन्यू कर दूंगा। लाइट जो है, बारिश हो रही है यहाँ, बहुत तेज आ रही जा रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो क्लैरिटी आई होगी। और इस वीडियो के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है छत्तीसगढ़ सरकार में, जिस प्रकार जो है कांग्रेस ने भी अति की और बीजेपी ने भी झूठे वादे किए और सत्ता पे आ गई, और सत्ता पे जो है प्रदेश के बेरोजगार छात्रों को सिर्फ और सिर्फ परेशान और हताश किया जा रहा है। इतने त्रस्त हैं प्रदेश के छात्र, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पैसा नहीं है, वो खैर वो तो मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये मिस्टर ओपी चौधरी, आप ही वहां पढ़े लिखे हैं, बाकी तो सब अनपढ़ बैठे हैं। चलिए आप तो आईएएस रह चुके हैं, आप इतने स्टूडेंट का सोचते हैं, तो ऐसा कोई कानून क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में पारित कर देते जो प्रतियोगी परीक्षा गारंटी कानून हो, जिसमें एक प्रतियोगी परीक्षा जो जब अनाउंस हो, नोटिफिकेशन हो, गारंटी का मतलब अगर किसी नेता ने अगर भाषण में कह दिया तो गारंटी हो कि वो निकले, 2 महीनों में वैकेंसी निकले। ये आप लोग चुनाव से पहले लंबे 53,000 वैकेंसी निकालेंगे, 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, ऐसे दुमुही बातें कर आप जो है खुलेआम ठग लेते हैं। प्रदेश की जनता भी मूर्ख है जो मान लेती है और आप लोगों को वोट कर बैठती है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप में दम है, ओपी चौधरी साहब, साईं साहब, आप में दम है, तो एक काम कीजिए, एक ऐसा कानून लेकर आइए जिसमें प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार छात्रों के साथ न्याय हो, प्रतियोगी परीक्षा गारंटी। एक ऐसा कानून लेकर आइए जिसमें कोई नेता जो है यहाँ पर, अगर जो सरकार में है, अगर उसने झूठे वादे किए तो उस पर कोई क्रिमिनल जो है मामला दर्ज हो सके कि उसने झूठा वादा कर जो है अपना लाभ लिया है। ऐसा एक कानून पारित किया। उस कानून में यह भी होना चाहिए कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद फलाने समय के भीतर, 6 महीने के भीतर वो परीक्षा हो जानी चाहिए। ये भी उस कानून में होना चाहिए। और यह भी होना चाहिए कि परीक्षा संपन्न होने के बाद 2 माह के भीतर उसका रिजल्ट आना चाहिए और बाकायदा ओपन होना चाहिए। ये नहीं कि रिजल्ट जो है किसी लिफाफे में पैक करके हमने दे दिया, जैसे अभी होता है। जब ये ऐसा अभी किसी एग्जाम में हुआ है, उसके बाद 3 महीने से अता पता नहीं है, उसके बाद बंद लिफाफे में क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। 2 महीने में रिजल्ट हो और छात्रों की नियुक्ति हो। और अगर कोई बवाल होता है, अगर कोई कोर्ट केस होता है, तो उसमें इस कानून में यह भी प्रावधान कीजिए कि कोर्ट केस के निपटारे के 15 दिन के भीतर रिजल्ट आना चाहिए। जैसे हमारे एसआई के छात्र जो है त्रस्त हो चुके हैं, सब इंस्पेक्टर के छात्र, इनके त्रस्त होने की कहानी तो पिछले 5 साल की है। और यह भी उस कानून में यह भी होना चाहिए कि यदि प्रश्न पत्र किसी प्रकार से लीक होता है, यदि किसी भी भर्ती में भ्रष्टाचार की बू आती है या उसके प्रमाण मिलते हैं, तो पूरा का पूरा आयोग भंग हो जाना चाहिए, ब्लैकलिस्ट हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा व्यापम भंग हो जाना चाहिए। उनकी अगर वो सेवा में है तो उस सेवा से भी उन्हें बर्खास्तगी होनी चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। यह होना चाहिए। ऐसा कानून बनाइए। सिर्फ बड़े बड़े दिखावे वादे करने से और छात्रों को ठगने से, मासूम छात्रों को त्रस्त करने के लिए आप आए हैं, तो माफ कीजिएगा, आप भुलावे में हैं। काका भी यही सोचते थे, किसानों को खूब पैसा बांट दिया, गोबर खरीद रहा हूं तो मैं जीत जाऊंगा आराम से। आपको पता है, इन शिक्षित बेरोजगार छात्रों ने ही सरकार बदल दी, और ऐसा आपके साथ भी होगा। ये धर्म का झुंझुना पकड़ा देने से, 1000 रुपए का ये महतारी वंदन योजना और महिलाओं को फोकट बांट देने से जो है प्रदेश के इनका उत्कर्ष नहीं होगा, छात्रों का उत्कर्ष नहीं होगा, बेरोजगारी का उत्कर्ष नहीं होगा, बेरोजगारों को उत्कर्ष नहीं होगा। उनको नौकरी दीजिए, समय पर उनकी योग्यता पर न्याय कीजिए, उनको सही समय पर नौकरी दीजिए, उनकी योग्यता पर नौकरी दीजिए। वो 1000 क्या, वो 5000 की साड़ी अपनी मां को पहना सकता है, 5000 की साड़ी अपनी पत्नी को पहना सकता है। ये क्या जनता का पैसा है? कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं आप लोग? अपंग बना रहे हैं, कोरिया बना रहे हैं। चावल 1 रुपए किलो, चावल 2 रुपए किलो चावल देकर तो वैसे भी छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने कोरिया बना के रखा है लोगों को। और सरकार शराब बेच रही है, शराबी बना ही दिया था, कोरिया भी बना के रखा है। ऐसा मत कीजिए। परिवार में एक पढ़ा लिखा शिक्षित छात्र हो, उसको आप उसकी योग्यता के अनुसार उसे रोजगार दीजिए। इस तरह की गफलत में ना रहे छात्र कि लोग सुसाइड करने लगे कि एक तो वैकेंसी नहीं निकल रही है, कब से तैयारी कर रहा हूं, उम्र चली जा रही है, और उसके बाद वैकेंसी आ भी रही है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है, या फिर जो है सरकार ही उसमें गोलमाल करके उसे कोर्ट के पचड़े में फंसा देती है। एक लीगल रखिए, एक लीगल एक्सपर्ट रखिए जब कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं, वो उसमें सारी चीजें की ये कोर्ट में तभी फंसे जब इसमें भ्रष्टाचार हो या कुछ गड़बड़ी हो कानूनन। ऐसा नहीं है कि सरकार खुद ही उसमें कुछ पेच छोड़ कर रख देती है कि ताकि बाद में रिजल्ट ना निकालना हो तो खुद ही किसी थर्ड पार्टी से केस करवा के उसको रिजल्ट को लटका दे। बहुत घटिया राजनीति चलने लगी है। क्या मोदी, क्या साए। वैसे भी कांग्रेस भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने तो अति कर दिया, धर्म का झुंझुना पकड़ा कर अति कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब की मार तो झेल ही रहे थे, उसके बाद जो है सरकारों की कूटनीतिक चालों की मार झेल रहे हैं, भ्रष्टाचार की मार झेल रहे हैं छात्र, राजनीतिज्ञों के काले झूठ की मार झेल रहे हैं बेरोजगार छात्र। तख्ता पलट जाएगा, बांग्लादेश जैसी स्थिति ना हो जाए। एक समय आता है, कितना शोषित करेंगे आप, कितना शोषित करेंगे, एक समय आएगा विद्रोह हो जाएगा, और विद्रोह यदि हो गया तो कहां मुंह छिपाएंगे आप लोग। धन्यवाद।